तो उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप मन लगाकर अपने सारे प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, उसमें मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कर रहे होंगे। जिन दोस्तों का भी नंबर 80 से 90 के बीच में आ रहा है उनकी तैयारी अच्छी है, थोड़ा और बूस्टअप करिए ताकि 90 प्लस नंबर आए। और जिनका कम आ रहा है वो एनालिसिस कीजिए कि कहाँ नंबर कट रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। ज़्यादातर छात्र जो हैं उनका नंबर ग्रामर सेक्शन में किसी का कट जा रहा है, किसी का जो क्वेश्चन है राइटर के जन्म तिथि से तो आंकड़ा याद नहीं हो पा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो वीडियो बन सकता है वो बनाने की हम कोशिश करेंगे और अगले जो वीडियो में है उन समस्याओं पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हमारा है उसे 30 क्वेश्चन है और इस 30 क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, एकर में उष्म संघर्षी वर्ण हके, इसमें से कौन उष्म संघर्षी वर्ण है? स, ड़, च या न? कौन उष्म संघर्षी वर्ण है? तो बोलेंगे जो उष्म संघर्षी वर्ण है वो हो जाएगा स। उष्म मतलब क्या होता है? उष्मा। उष्मा यानी बोलते समय जब उष्मा निकलता है मुँह से तो उसे हम लोग उष्म संघर्षी वर्ण के रूप में कहते हैं। घर्षण के द्वारा जो उष्मा पैदा हो उसे उष्म संघर्षी बोलते हैं। तो स जो है वो यहाँ पर उष्म संघर्षी वर्ण के रूप में है। आगे चलते हैं। पानी कौन संज्ञा हके? पानी किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? क्या ये जातिवाचक मतलब जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक, या फिर वस्तुवाचक या गोठवाचक? गोठवाचक समूह को गोठ कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जो हिंदी में है उसी को खोठा में गोठवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। तो पानी जो है यहाँ पर वसूत एक प्रकार का वस्तु है, तो पानी यहाँ पे वस्तुवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कि गोठ, गोछा, खोद, खोपा, बोन, पेठिया कौन किस्में एक संज्ञा है? ये सब किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो हम लोग बोलेंगे गोठ जो है वो किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? तो ये गोठ है तो गोठ या गोछा, गोछा मतलब अंगूर गुच्छा में है जो हम लोग बोलते हैं उसको गोछा बोलते हैं। तो ये जो है वो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि गोठवाचक यानी समूहवाचक। ये सभी चीज़ें समूह में दिखाई देती हैं तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखेंगे, तोर अर्जन हमें नाय खबो। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग जगहों पर चला था कि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी था कि अर्जन जो है वो क्या होता है। जब कोई चीज़ कुछ अरजता है तो वो तो कोई वस्तु हो गई, जैसे धन अरज के रखा है तो धन तो वस्तु है। तो तोय अर्जन धन जब यहाँ रहता क्वेश्चन में कि तोय अर्जन धन हम नाय खबो, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अर्जन यहाँ पे किसी की भावना को बता रहा है कि तुमने जो अरज के रखा है, ठीक है, तो क्या अर्जा है यहाँ पे नहीं दिया है। धन रहता, चावल रहता, तोहर अर्जन चावल हम नहीं खबो, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग वस्तुवाचक बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे तोर अर्जन, तो अर्जन क्या है यहाँ ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन किसी की भावना है कि तुम्हारा जो अर्जा हुआ चीज़ है हम न खबो, पैसा न लबो कर्म से, तो वो हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। यहाँ पे अर्जन होगा, किसी की भावना को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 75 में कि वर्ष 1930 में व्याकुल जी जेल में कौन हिंदी परिषद साहित्यकार से भेंट भैलन। भुवनेश्वर प्रसाद व्याकुल के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें हम लोग देखेंगे कि वो जब जेल गए थे 1930 में तो वहाँ पे वो किनसे मिले थे। तो राम वृक्ष पेन, यहाँ समवृक्ष लिखा गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी से वहाँ मिले थे और वहीं से राम वृक्ष बेनीपुरी की एक पत्रिका जो थी, कैदी जो छपा था जेल से, तो उसमें भी वो मदद किए थे, तो वहाँ पे वो राम वृक्ष बेनीपुरी से मिले थे। आगे चलेंगे, चाबी काठी नाटकेक नायक के चरित्र कौन झारखंडेक नेता से मेल खा है? चाबी काठी नाटक जो है वो श्रीनिवास पानुरी द्वारा लिखा गया है और हम लोग के सिलेबस में भी चाबी काठी नाटक को पढ़ना है। तो ये किस, उसका जो नायक है मतलब जो हीरो है उसमें, वो किस झारखंड के कौन से नेता से उसका मेल खाता है? तो बोलेंगे ये जो है विनोद बिहारी महतो से चाबी काठी का जो नायक है उसका जो चरित्र है वो मेल खाता है। आगे चलते हैं, एग्रो खोठा क्रांतिकारी साहित्यकार, एगो खोठा क्रांतिकारी साहित्यकार जिनका रचनाक अंग्रेज अधिकारी जवाब दिलाई।
जलाई दलई, जबाई यहाँ लिख दिया है, इसकी जगह जलाई होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हो जा रहा है। तो एगो खोटा क्रांतिकारी जो है जिनकी साहित्यिक रचना अंग्रेज अधिकारी जला दिया था। तो देखिए खोटा जो थे क्रांतिकारी लोग, वो लोगों की जन भावना को जगाने के लिए बहुत तरह की चीज़ें लिखा करते थे, कविता लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, निबंध लिखते थे, अंग्रेज़ों के बारे में जो लिखते थे लेख लिखते थे। तो अंग्रेज़ों को जब पता चलता था, शुरुआत में तो बिकता था क्योंकि नज़र में नहीं था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों के नज़र में पड़ता था कि ये आदमी का बहुत छप रहा है या ज़्यादा ये बोल रहा है मेरे खिलाफ़, तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, उसकी चीज़ों को जला देते थे, फाड़ देते थे। और कई लेख जो हैं कविताएं वो लेकर के इंग्लैंड चल जाते थे और यहाँ उसको विद्रोही करार दे दिया जाता था। तो क्या करता था, जला दिया जाता था। तो किनकी रचना को जला दिया जाता था, तो यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी जो हैं उनकी रचनाओं को अंग्रेज ने जला दिया था। आगे चलते हैं 78 क्वेश्चन नंबर में, बहुत ही फास्ट से हम लोग दनादन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चेंगाक बोने कौन पोसा हलत, चेंगा को वन में कौन पोसता था। लोक कथा से ये कहानी, लोक कथा के कहानी का ये क्या है क्वेश्चन है कि चेंगाक बोने कौन पोसल हलत, मतलब कि चेंगा जो था उसको जंगल में कौन पोसने का काम करता था, उड़ार पोसता था कि भैंस की गाय की बाघ। लोक कथा तो आप लोग का पूरा याद किया हुआ होगा, उसमें हम लोग देखे हैं कि चेंगा जब बाघ लेके उसको क्या करता है, भाग जाता है अपने नानी के पास से। तो बाघ जब लेके भागता है तो वो क्या करता है, एक बोर पेड़ में लटक जाता है और बाघ को पता नहीं चलता है तो ले चल जाता है आगे, लेकिन उस बोर पेड़ में लटक जाता है। तो उसी बोर वृक्ष के नीचे जो है भैंस आकर के रहते थे और वही लोग उस बच्चे को पालते पोसते हैं, कहते हैं कि तू हमर दूध पीहा और हम लोग के नहा धोआ के पीठ खजुआई दी है कि ना। तो इस तरह से भैंस जो है वही चेंगा को पोसने का काम करता था। आगे चलेंगे कि बूढ़ी और ओकर नाती लेतायरे चेंगा के बिहा ककर संग हवा है। बूढ़ी और ओकर नाती में जो चेंगा है उसको किससे उसकी शादी होती थी, चेंगा की शादी किससे होती थी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि चेंगा जो है उसकी शादी किससे, हलवाई की बेटी संग, राजा के बेटी संग, महारक के बेटी संग या कुंवारे रहे। तो किसके साथ उसकी शादी होती थी, तो राजा के बेटी जो था उसी के साथ उसकी शादी होती है, उसकी नाती को, ठीक है, जिसको भैंस पाला था। राजा की बेटी की देख के मोहित भई जाहे, राजा की जो बेटी है वो उस लड़का का क्या देखती है कि मोहित हो जाती है, लुगा, अंगठी, चुइल या फोटो। तो एक बार वो लड़का तालाब में नहाते रहता है, नहाने के क्रम में उसका जो चुइल मतलब बाल जो है वो टूट करके बह जाता है। तो वो क्या करता है, अपने बाल को एक पतई में रख करके बहा देता है, उसका बाल एकदम सुनहरा सोना जैसा चमकते रहता है। वही राजा की बेटी के हाथ लग जाता है तो सोचती है जिसका बाल इतना सुनहरा सुंदर है वो आदमी कितना बढ़िया होगा, और मोहित हो जाता है क्या देख करके, चुइल देख करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चेंगा के बिहा खातिर ककर से इजाज़त ले है, चेंगा अपनी शादी के लिए किससे इजाज़त लेता है, अपन आजी से, अपन बाप से, भैंस से कि बोरगाछ से। तो चेंगा को पाल पोस के बड़ा कौन किया था, चेंगा को पाल पोस के बड़ा करने का काम किया था भैंस लोग। तो शादी भी करने जाएगा तो किससे पूछेगा, भैंस से। तो भैंस से वो क्या करता है, पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ककर बेटा टेपाक सलाह ककर बेटी टेपाक सलाह देही से ओकर बाप ठीन एगो सोनाक मुंगरा हई, सेटा विदाई समय मांग ली। केकर बेटी कहती है कि उसके पिताजी के पास एक सोना का मुंगरा है जिसको शादी में विदाई जब होने लगेगा तो उस समय मांग लेना उसको। ये कौन कहता है, राक्सिनेक बेटी, पैरदेराक बेटी या फिर राजाक बेटी, नील कमलेक की बेटी। तो जब टेपा जो है सबको मार उड़ के जब आ जाता है वापस, और उसके बाद फिर विदाई के समय वो क्या करता है, जाता है, तो राजा की जो बेटी रहती है वो उसको सलाह देती है कि उसके पिताजी के पास एक सोना का मुंगरा है वो मांग ली है, ठीक है। तो राजा की बेटी हो जाएगा इसका आंसर।
आगे चलेंगे। टेपा केतकी फूल खोज जाइक समय बेने सबले पहिल के भेंटा है। टेपा जब केतकी फूल खोजने जाता है तो सबसे पहले वो किससे भेंटाता है? तो टेपा जो है वो किससे भेंटाता है? राक्षिन से, डाकिन या किचिन से, पहरेदार से, कि राक्षिने की बेटी से। तो बोलते हैं कि वो सबसे पहले किससे भेंटाता है? जो राक्षिन जो रहती है वो उसको सबसे पहले मिलती है। ठीक है। टेपा केतकी फूल खोज जाए समय बेने सबसे पहले के भेटा है? तो बोलेंगे राक्षिन भेटाती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विदाई एक समय दोसर राजा से एक हथनी आर दू चरछग मांगे है खाली जगह भरा। तो विदाई एक समय दोसर राजा से वो क्या क्या मांगता है? बाड़ी और हथनी मांगता है, सोनाक और घोड़ा मांगता है, चांदी का और घोड़ाक मांगता है, सोनाक की चांदी मांगता है। तो बोलेंगे कि विदाई के समय वो क्या मांगता है? एक बाड़ी, हथनी और हाथी चरछग मांगा है। आगे चलेंगे हम लोग। रचनाक आधारे संज्ञा भेद कौन टाहके? इसमें रचना के आधार पे संज्ञा का कौन सा भेद है? तो बोलेंगे गुणवाचक संज्ञा है कि बेगैतवाचक संज्ञा है, गोठवाचक संज्ञा है कि योग रूढ़ी संज्ञा है। रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कौन है इसमें? तो बोलेंगे कि रचना के आधार पर योग रूढ़ और योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं संज्ञा। तो यहाँ पे योग रूढ़ी जो दिया है वो उस रचना के आधार पे संज्ञा का एक भेद है। नेक्स्ट चलते हैं 86 में पहुँच गए हैं फटाफट। हम लोग देखेंगे हाथ, गोड़, चुईल, आँख, आंगरी कौन किस्म एक संज्ञा के? ये किस प्रकार का संज्ञा है? तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है। भाव मतलब क्या? हमारी भावना को जो बताए वो भाववाचक। जिस वर्ड से लगे कि किसी की भावना का पता चल रहा है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। गोड़, गोड़ मतलब जातिवाचक, मतलब किसी की जाति का पूरा पता चले तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। वस्तु या चीज़ का जब पता चले तो उसे चीज़वाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा। और किसी व्यक्ति का रहे, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यगैतवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे वस्तु और चीज़वाचक संज्ञा है। ये एक प्रकार का, ये सब वस्तु है। हाथ गोड़ क्या है? वस्तु है। तो वस्तुवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे कि हाथ, गोड़, चुईल, आँख, अंगरी कौन किस्म एक संज्ञा के? तो अभी पढ़ लिए कि ये वस्तुवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। बूढ़ी की नाती कौन गाछे रहे लागे है? बूढ़ी की जो नाती है वो किस पेड़ के नीचे, गाछे मतलब पेड़, तो किस पेड़ के नीचे रहने लगता है? तो बूढ़ी का जो नाती रहता है वो किस पेड़ के नीचे? बोर गाछ तर कि तेतैर गाछ तर, पीपा गाछ तर कि जाम गाछ तर, किस गाछ के नीचे बूढ़ी का जो नाती है वो रहने लगता है? तो हम लोग बोलेंगे बूढ़ी की नाती को जब ले करके बाघ भागता है तो वो बोर के पेड़ में लटक जाता है। ठीक है। अब बाघ के पता नहीं चलता है तो बाघ ले दूर भाग जाता है, तो वो बोर गाछ तर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूप के उन्नार्थक शब्द संज्ञा रूप की हतय। सूप का उन्नार्थक, उन्नार्थक मतलब हम लोग जानते हैं कोई बड़ा चीज़ का जो छोटा होता है भाई उसको उन्नार्थक कहते हैं। तो सूप का क्या हो जाएगा? सूप का सुपली कि सूप का सुपारी, सूप का सुरुपनखा, सूप के सुपनी। ये तो ऐसा ही देख के बता देगा कोई आदमी कि सूप का यहाँ पे सुपली हो जाएगा, है कि नहीं? सूप का क्या हो जाएगा? सुपली। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्रिया विशेषण ले, जैसे बचपन में चूहा का चूहिया, हाथी का हथनी, ये सब याद करते थे। ठीक उसी तरह रटना शुरू कर दिए उन्नार्थक शब्द भी। ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण ले संज्ञा बनल है। किसी क्रिया विशेषण के द्वारा जो संज्ञा बना होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें से कौन होगा? तो क्रिया, देखिए क्रिया क्या होता है? जिससे किसी काम का पता चले उसको क्रिया बोलते हैं। अब जब उस काम का भी कोई विशेषता बताने वाला आ जाए तो उसी को क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे अगर हिंदी में हम बात करें कि लड़का दौड़ता है तो दौड़ना यहाँ क्रिया हो गया। अब दौड़ना का भी विशेषता बताए कि लड़का तेज दौड़ता है, तो तेज जो है वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि लड़का दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो तेज यहाँ पे हो गया क्रिया विशेषण। ठीक उसी तरह यहाँ भी क्रिया विशेषण से संज्ञा जो बनाया गया है उसको हम लोग ढूंढेंगे। उठान, गिदराली, चिकनौटी, सनसनी। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि हवा चल रही है, ठीक है, तो चलना यहाँ पे क्रिया हो गया।
लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हवा सनसन चल रही है, जैसे कि खोट्ठा में देहात में बोलता है बड़ी सनसना के हवा चले तो बोलता है सब, तो सनसन जो है वो क्रिया विशेषण है। हवा चल तो रही है लेकिन कैसे, सन सन चल रही है, तो सनसन यहाँ पे हो गया क्रिया विशेषण। और इसी तरह सनसन से हो गया सनसनी, ठीक है, क्या बन जाएगा संज्ञा में, सनसनी। जैसे कपकप से कपकपी, ठीक है, टटर से टटरी, तो ये सब क्रिया विशेषण के द्वारा बनाया गया संज्ञा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सनसनी। आगे देखेंगे, टुंगरी धायर के खेतवे ई बछर बड़ी धान उपजल है। यहाँ पे कौन कौन सा कितने प्रकार के संज्ञा हैं, संज्ञा शब्द कई गो है, तो यहाँ पे एक देखेंगे धान जो है वो संज्ञा है, एक हो गया बछर वो संज्ञा है, खेत संज्ञा है, उसके बाद टुंगरी संज्ञा है। तो इस तरह के 4 संज्ञा हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 91 नंबर में, व्याकुल जी जन्म कौन ठाव भेल है। व्याकुल जी के बारे में पिछले कुछ वीडियो में है बता चुके हैं पूरा डिटेल में। तो व्याकुल जी का जन्म जो है वो किस जगह हुआ था, अगला में कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो के लास्ट में हम लोग सरहुल पे निबंध जो है उससे 1 लाइनर क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, तो उसका 1 लाइनर क्वेश्चन आज ही बनाए हैं, तो वो हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में कर्मा पे जो निबंध है, कर्मा का भी बन गया है, तो कर्मा पे जो निबंध है उस पर जितने भी डिटेल क्वेश्चन है, मतलब जितना भी 1 लाइनर बन सकता है, एक एक लाइन से 1 लाइनर चुने हैं, ठीक है। इससे बाहर 1 लाइनर कोई पूछ ही नहीं सकता है। जो निबंध है उसका हिद्दी गुद्दी निकाल के 1 लाइनर बनाए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। व्याकुल जी का जन्म कौन ठाव भेल हलई, व्याकुल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलेंगे व्याकुल जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, चौफांद बोकारो में, कि माथाडी गिरिडीह में, बैदमारा बोकारो में, चांदीपुर बोकारो में। तो बोलेंगे व्याकुल जी का जो जन्म है वो माथाडी गिरी में हुआ था। व्याकुल जी का जन्म कहाँ हुआ था, माथाडी गिरिडीह में हुआ था। आगे चलते हैं 82-92 में, विदाईक समय टेपा के की मिल रही है। विदाई जब होने लगा, टेपा अपना जब सबको जीत गया, तो उसके बाद जब विदाई होने लगा उसका, तो टेपा को वहाँ क्या क्या मिला था, सोनाक मुंगरा, हाथी खड़क, बड़ी हथनी या फिर सभे। तो बोलेंगे सभे मिला है उसको, तो सभे को टिक कर देना है कि विदाई होने पे इतना चीज़ मिला। 3-3 गो तो सदियों किया था टेपा, है कि नहीं। जब एगो के हरावे तब वहीं के राजा अपन बेटी साथे शादी कर दे रहा था, और वहीं बेटिया छोड़ देता था और कहता था कि अगला वाला में आएंगे, अगला जाके एगो कर ले रहा था। इस तरह लास्ट में वो 3 गो शादी हो जाता है होगा। आगे चलते हैं, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम नाय हके, इसमें कौन सा जो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है जो किसी निश्चित चीज़ के बारे में बताए, जिससे इशारे से बोलने से ये पता चल जाए कि हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक होता है। और अनिश्चयवाचक वो होता है जिसके बारे में हमको पता ना हो कि वो अनिश्चित है, ठीक है। अनिश्चित जो चीज़ है जिसके बारे में पता ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अनिश्चयवाचक। तो यहाँ निश्चयवाचक पूछ रहा है, तो ई हमर पेन हो, तो इशारा करेंगे पेन दिखा के, तभी हम लोग भी बोल सकते हैं ई से ही शब्द बन जाता है ईटा ऊ। लेकिन सेटा यहाँ पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, गुदपुचुरानी और कौआ की कहानी पढ़बे किए हैं। तो गुदपुचुरानी की हल है, गुदपुचुरानी क्या रहती है, क्या वो पियर रंग एक पोका रहती है, कि एगो मंजूर रहती है, कि लाल रंग एक पोका, या एगो तोता के नाम गुदपुचुरानी है। तो सब लोग इसको याद कर ही लिए होंगे, अभी तक रटा गया होगा सब लोग कथा, कि गुदपुचुरानी जो रहती है एक लाल रंग के पोका रहती है, और इसी को देख करके एक ललचाहा कौआ जो रहता है वो बोलता है गुदपुचुरानी आज तोरा हम खैबाओ, ठीक है। खाने के चक्कर में कौआ क्या क्या करता है और लास्ट में किस तरह से खा पाता है कि नहीं खा पाता है, इसको जानने के लिए मेरा चैनल देखिए, मेरे वीडियो पे देखिए गुदपुचुरानी और कौआ कहानी। आगे चलते हैं 95 में, पुरुषवाचक सर्वनाम एक कर्म करके विभक्ति, कर्म करके विभक्ति लागल रूप की हते। कर्म कारक का विभक्ति इसमें पूछ रहा है ऊ से, ऊ पुरुषवाचक का कर्म कारक में क्या हो जाएगा, ओकर, ओकरले, ओकरले, ऊटा, या ओकरा, या ओकरा, क्या होगा। तो ऊ का पुरुषवाचक में हम लोग बोलेंगे ओकरा, क्या हो जाएगा, ओकरा,
ठीक है। आगे चलते हैं। चापू काहे कहली कि बाप सरगेक पानी ठेकाइल दिए लागल है। चापू क्यों कही कि बाप जो है वो सड़क का पानी ठेकाए मतलब रोकने में लगे हुए हैं। तो सड़क सरगेक पानी मतलब स्वर्ग का पानी रोकने के लिए लगे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ इसका। तो ओकर बाप छाइन छा रहल है, कपड़ा छाड़ रहा था। ओकर बाप तिरपाल डाल रहा है, तिरपाल डाल रहा था। कि ओकर बाप माचा छा रहा है, ओकर बाप कुंबा बनवल है। तो वो कपड़ा छा रहा था। कपड़ा जब बरसात में चूता है पानी, तो उसी को कह रहा था कि स्वर्ग से जो पानी आ रहा है उसको रोकने में लगे हुए हैं। बरसात के पानी को उसकी बेटी रहती है चापू से स्वर्ग के पानी से तुलना करती है कि कोई समझे, लेकिन लास्ट तक कोई समझवे नहीं करता है। काटाक बाड़ी बेड़ बनवा हो, ईटा लुइर गर बेटी छुआ के लेताई रे। की माने लागे काटाक बाड़ी बेड़ लागे बनवे लागे हो। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ। लुरगर बेटी छुआ में पढ़े हैं चापू का कहानी। सबको उटपटांग जवाब देती है, काहे कि बहुत लुरगर रहती है, बहुत तेज रहती है लड़कियाँ। भेंडरी बारी घोरक, बैगन बारी घोरक, बिलायतिक बारी घोरक, या फिर बिलायती माने क्या हुआ जानते हैं, बिलौती। बिलौती मतलब टमाटर। तो तीनों नाय लागे। तो इसमें बोलता है ये कांटा की बारी मतलब बैगन के बारी घोरने में लगा हुआ था, घेर रहा था, बैगन का बारी बना रहा था। आगे चलते हैं। 98 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। इसी तरह चाबी काठी के बदे कौन कहन टा सही लगे। चाबी काठी में इसमें कौन सा कथन जो है वो सही ना लगे, सही नहीं है। एग्ज़ाम में एग्ज़ाम प्रेशर जब रहेगा तो उसमें नए लागे वाला को बहुत अच्छा से पढ़ना है। कभी कभी नए रहता है और हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो रहता है वही वाला टिक मार के आ जाते हैं हड़बड़ी में। तो इसीलिए जहाँ भी रहे कि नए लगे है उसमें क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए कि नए पूछा जा रहा है। एगो एकांकी नाटक लागे, इसमें चाबी काठी एक एकांकी नाटक है, तो ये तो सही बात है। एकर रचना श्रीनिवास पांडुरी कर ले हथी, तो ये भी सही बात है। लेखक के मोरल बात छपल, तो ये भी सही बात है। एकर में लेखक रामगढ़ निवासी हलत, तो ये गलत बात है। रामगढ़ के नहीं हैं। श्रीनिवास पांडुरी तो कहाँ के रहने वाले हैं, धनबाद के रहने वाले हैं। आगे चलेंगे। चाबी काठी के बाबते कौन कथन टा सही लगे। इसमें सही कथन कौन सा है वो बताना है। चाबी काठी में ई बांग्ला भाषा के नाटक से अनुवाद हके। ये बांग्ला भाषा के नाटक का अनुवाद है, ठीक है। तो ये सही बात है, तो बोलेंगे नहीं सर ये गलत बात है। एकर में 5 गो अंक है, इसमें 5 अंक है। कालूराम एकर नायक लागे। कालूराम इस कहानी का मेन हीरो है, कालूराम तो इसका विलेन रहता है। रोहन कालूराम एक बेटा लागे, रोहन जो है वो कालूराम का बेटा है, तो बोलेंगे सही जवाब रोहन कालूराम का बेटा रहता है, यही सही है, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का। चाबी काठी नाटक के भूमिका लेखक के लागत। चाबी काठी नाटक के भूमिका के लेखक कौन रहते हैं। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है, लीलाराम रवानी है, विनोद रवानी, अर्जुन पांडुरी है। तो बोलेंगे इस कहानी का जो भूमिका लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, लिखने वाले हैं गिरधारी राम गोस्वामी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। आकाश खूंटी इनका क्या है, टाइटल है। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जो है वही इस नाटक, कौन सा नाटक, चाबी काठी नाटक का भूमिका लिखे हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपना सेक्शन सरहुल पे निबंध वन लाइनर में। चलिए तो सरहुल निबंध के ऊपर जो वन लाइनर आज बनाए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, ताकि मेरे साथ साथ आप सभी का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। मिल के पढ़ेंगे और मिल के क्या लेंगे, नौकरी लेंगे। एएसओ की नौकरी लेना है सबको। सरहुल के मुंडारी में कहल जाए, सरहुल के मुंडारी में क्या कहा जाता है। तो सरहुल जो है हमारे झारखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस क्या है, त्यौहार है। और इसको अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। तो सरहुल को मुंडारी में बा पर्व के नाम से जाना जाता है। मुंडारी जो है उसमें सरहुल को बा पर्व कहते हैं। बा का मतलब होता है फूल और पर्व मतलब होता है त्यौहार। तो फूल का त्यौहार हम लोग जानते हैं कि सरहुल को कहा जाता है। तो सरहुल को सबसे बड़ा आदिवासियों का त्यौहार सरहुल है, और इसमें से इन्हें बा पर्व के नाम से भी मुंडारी में कहा जाता है। खड़िया में कहल जाए, खड़िया भाषा में जांगकोर के नाम से जानते हैं। जांग मतलब होता है बीज और कोर एकोर, एकोर का मतलब होता है प्रक्रिया
यानी बीज बोने की जो प्रक्रिया है उसी को सरहुल कहा जाता है, जांकोर कहा जाता है। तो मुंडारी में बा परब और खड़िया में जांकोर के नाम से जाना जाता है। कौन फूल सब फूल लागिन रूढ़ भय गेलक, कौन सा फूल जो है सब फूल के लिए रूढ़ भर गया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो सरई पेड़ है वो बहुत ही, सरई मतलब साल का पेड़, साल वृक्ष, ये झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जब चैत बैसाख के महीना में ये क्या होता है, पूरा फूल से भर जाता है ये पेड़, और इसीलिए इस जो फूल है वो सरई फूल है। सरई फूल को सब फूल लागी रूढ़ भय गेलक, रूढ़ कहा जाता है। ठीक है। कौन महीनाटा सरहुल परब मनवल जाए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके पेपर 3 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदना त्यौहार कब मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है, फिर से सोहराय त्यौहार कब मनाया जाता है, टूसू पर्व कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, वो तिथि भादो पूर्णिमा एकादशी के शुक्ल पक्ष के, इतना तक डिटेल में आप याद रखिएगा कि त्यौहार को कब मनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो सरहुल त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, ये चैत बैसाख महीना में मनाया जाता है। चैत बैसाख इसलिए कहा गया है कि चैत का जो लास्ट का 15 दिन होता है और बैसाख का जो शुरुआत का 15 दिन होता है वो सरहुल मनाने के लिए तय किया जाता है। सरहुल हम लोग आगे देखेंगे, 2 बार मनाया जाता है, वो किस प्रकार होता है वो हम लोग को इस पूरे वन लाइनर में पता चल जाएगा। तो कौन महीना टाइम सरहुल पर्व मनवल जाहे, तो सरहुल पर्व चैत बैसाख में मनवल जाता है। सरना ठावे सरहुल पर्व के करहे, सरना में जो सरहुल पर्व होता है तो वो कौन करता है, तो वो पाहन करता है। सरना ठावे के करहे सरहुल पर्व, तो पाहन करता है। सरहुल करे के बदले पाहन के का देवल जाहे, सरहुल करने के बदले पाहन को क्या मिलता है, ठेंगा नहीं। सरहुल करने के बाद पाहन को क्या मिलता है, ज़मीन जायदाद दिया जाता है, मतलब ज़मीन उमीन दिया जाता है। अब पाहन के देवल ज़मीन के का कहा जाता है, का कहा है कि पाहन के दिए जाने वाला ज़मीन को क्या कहते हैं, तो पाहन का जो दिया हुआ ज़मीन है उसको पहनई कहा जाता है। पाहन जो सरहुल पूजा कौन करता है, पाहन करता है। कहाँ करता है, सरना में करता है। और उसके बदले पाहन को क्या दिया जाता है, तो ज़मीन जायदाद दिया जाता है। और उस ज़मीन जायदाद को जो सरहुल पूजा करने के बाद पाहन को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पहनई। ठीक है। कौन ऋतुए नवा नवा पतई पाल्हा पोंगाई लागहे, कौन सा ऋतु में पेड़ पौधा में नया नया पत्ता ये सब पोंगाई लागा है, मतलब फूटने लगता है, नया नया पत्ता निकलना शुरू हो जाता है। तो यह किस ऋतु में होता है, तो बोलेंगे बसंत ऋतु में ये बात होता है। आगे चलते हैं। सरहुल पूजा कै गो खेती में हवा है, कितने पार्ट में सरहुल पूजा किया जाता है, क्या एक ही दिन सब हो जाता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर, ये 3 खेड़ी में होता है। कितने खेड़ी में, 3 खेड़ी। 3 खेड़ी मतलब 3 पार्ट में। कौन कौन, पहला दिन रूसा होता है, दूसरा दिन सरना पूजा होता है, तीसरा दिन फूलखोसी होता है। इस तरह से 3 दिन में ये होता है। और ये कौन निर्धारित करता है कि अब सरहुल पर्व के दिन तिथि तय किया जाता है। अगला सवाल है, सरहुल के दिन तिथि के तय करा है, तो कौन तय करता है सरहुल किस दिन मनाना है नहीं मनाना है, तो ये पाहन के हाथ में है, वो तय करता है कि किस दिन चैत बैसाख में सरहुल मनाता है। आगे चलेंगे। गाँवे के लोग जे दिन छुट्टी मनावहत सेकरा कहल जाए, गांव के सभी लोग एक दिन जो होता है सरहुल के समय एक दिन छुट्टी मनाता है। पहले से ही बता दिया जाता है कि इस दिन जो है रूसा रहेगा, और जिस दिन रूसा का घोषणा पाहन कर देगा उस दिन पाहन नहीं करता है। आगे चलेंगे। गोड़ाइत रहता है, गोड़ाइत रूसा का घोषणा करता है, और जिस दिन हो जाए कि आज फलना दिना रूसा है उस दिन कोई भी आदमी कोई काम नहीं करेगा, ना कोई हल चलाएगा, ना मट्टी कोड़ता है, ना कुछ करता है। अगर कोई इसे करते हुए तो उसको सज़ा भी दिया जाएगा कि काहे तू किया जब उस दिन रूसा था। तो रूसा मतलब रूस जाना, एक तरह समझिए। और जिस दिन कोई रूस जाता है तो कोई काम करता है, कोई नहीं करता है। तो इस तरह से रूसा हो गया कि उस दिन लोग क्या करते हैं, छुट्टी मनवाहत। उस दिन को क्या कहते हैं, काम धाम से छुट्टी जिस दिन रहता है उस दिन को रूसा कहते हैं। रूसा के घोषणा के कराहत, रूसा के घोषणा क्या कौन करता है, तो गोड़ाइत करता है। देखिए सरहुल का जो घोषणा है कि सरहुल किस दिन मनाना है, ये घोषणा करेगा पाहन, और रूसा किस दिन होगा ये घोषणा गोड़ाइत करता है। रूसा के दूसरा दिन, तो पहला दिन हो गया रूसा, अब रूसा के दूसरा दिन के का
हव हई। रूसा के दूसरा दिन क्या होता है? तो रूसा के दूसरा दिन ही सरना पूजा होता है। कौन सा पूजा होता है? रूसा के दूसरा दिन सरना पूजा किया जाता है। प्रकृति संकेत के आधारे लाभ हानि के बतावहत। प्राकृतिक संकेत के आधार पर लाभ हानि कौन बताता है? तो पाहन बताता है। पाहन क्या करता है? एक मटका रखता है, ठीक है, दूसरा दिन। अब मटका को क्या करता है? सरना स्थल जो है जहाँ पर पूजा हो रहा है वहाँ पर जा कर के उसको रख देता है पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे रख करके और फिर अगला दिन जो है वो क्या करता है? उसमें चेक करता है। उसमें पानी रहता है घैला में, तो उसमें पानी चेक करता है। अगर पानी कम हुआ रहेगा तो बोल देगा कि इस साल अकाल पड़तो। और पानी अगर जस के तस है तो बोलेगा नहीं ठीक है। तो इस तरह से प्रकृति का संकेत लाभ हानि ये सब पाहन देता है। तेसरका दिन पाहन घरे घरे सरई फूल खोसा है जेकरा कहल जा है। तीसरका दिन पाहन क्या करता है कि घरे घर जा करके सरई फूल खोजता है। और इस सरई फूल को क्या कहते हैं? इस सरई फूल को कहते हैं फूलखोसी। क्या कहते हैं? फूलखोसी कहा जाता है। ये जो सरई फूल खोजता है उसको फूलखोसी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गोटा आदिवासी लागिन मुख और सुस्वादु आहार है। गोटा आदिवासी लोग जो है उसको बहुत अच्छा मुख्य मतलब प्रमुख और बहुत स्वादिष्ट आहार होता है। क्या चीज़? सरई गोटा। गोटा मतलब चिया गोटा पढ़वे करेंगे, इमली का बीज जो है। तो ऐसा ही सरई का जो बीज है उसको वो लोग क्या करता है? खाता है। आदिवासी लोग खाते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आगे चलेंगे। झारखंड एक दक्षिणी हिस्साए सरहुल कब मनाया है? झारखंड में दक्षिणी हिस्सा में सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत में। क्योंकि दक्षिणी हिस्सा में जो सरई फूल है, साल के वृक्ष पे जो सरई पेड़ है उस पे जो फूल आ जाता है वो चैत में आ जाता है। तो दक्षिणी हिस्सा में सरहुल पर्व जो है वो चैत में मनाया जाता है। चैत महीना कौन गाछे मंजर लागा है? तो मंजर लगता है मतलब मंजर मतलब क्या? फूल लग जाता है। तो सरई गाछ में चैत महीना में ही मंजर लग जाता है। दक्षिणी क्षेत्रे सरहुल के का कहल जा है? तो दक्षिण में चूंकि फूल लग गया उस समय, तो पेड़ पे फूल लग गया, इसलिए दक्षिण क्षेत्र में जो चैत महीना में सरहुल मनाया जा रहा है उसको फूल सरहुल कहा जाता है। अब देखिए इतना डीप में एक एक लाइन से क्वेश्चन चुन चुन के जहाँ से बन सकता है बनाए हैं। अब इससे बाहर से क्वेश्चन निबंध में क्या आ सकता है? दक्षिणी क्षेत्र सरहुल के का कहल जा है? तो दक्षिण क्षेत्र में सरहुल के फूल सरहुल कहा जाता है। बैसाख में मनने वाला सरहुल के का कहल जा है? बैसाख में जो सरहुल मनाते हैं वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको फल सरहुल कहते हैं। देखिए चैत में जो सरहुल होता है उसमें पेड़ में फूल रहता है, तो सरहुल में फूल चढ़ाया जाता है। अब फूल चढ़ाया जाता है इसलिए उस सरहुल का फूल सरहुल नाम पड़ गया। अब 15 दिन के बाद जब बैसाख हो जाता है तो बैसाख में जब सरहुल मनाया जाता है तो उस समय क्या होता है कि 15 दिन के अंदर में फूल से फल बन जाता है, तो इसलिए उसमें फल चढ़ाया जाता है। फूल तो मिलेगा नहीं, सारा फूल तो फल बन गया। तो इसीलिए जो फल चढ़ाया जा रहा है सरहुल पूजा में, तब जा कर के इस सरहुल का नाम फल सरहुल पड़ गया। तो चैत में फूल सरहुल और बैसाख में फल सरहुल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड क्षेत्रे धान के खेती कै रकम में करहत? झारखंड में धान का खेती कितना तरह का होता है? तो 2 तरह के, एगो बाउग और रोपनी। बाउग और रोपनी 2 तरह का। बाउग मतलब क्या? मिट्टी कोड़ के और बीज छिट दिए तो उसमें जो पहले निकला उसको बाउग हो गया वो, और उसके बाद फिर बीड़ा जब बन गया तो बीड़ा निकाल करके फिर उसको रोप देते हैं तो रोपनी होता है। तो मान लीजिए एक खेत में हम ऐसे लगा दिए हैं, पूरा एक खेत में जो लगा दिए हैं, तो एक खेत में अगर हम यहाँ ऐसे लगा दिए तो बीड़ा हम लोग एक इतना ही दूर में बीज करते हैं, बीज बोते हैं। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ है उसको हम लोग जोत के तैयार कर देते हैं और फिर इसमें से लगा करके इसमें कर देंगे, सब इसमें रोपनी कर देते हैं। इतना पार्ट में रोपनी हो गया। अब फिर ये वाला पार्ट जब खाली हो गया तो फिर इसको जोत देंगे और जोतने के बाद फिर इसमें लगा देते हैं धान। तो यही होता है बाउग और रोपनी। तो 2 तरह से धान की खेती किया जाता है, बाउग और रोपनी। बाउग खेत के जोताई कौन महीना करल जाए? बाउग खेत होता है उसकी जोताई कौन महीना में किया जाता है? तो बाउग खेत की जोताई जो है वो
भादो महीना में होता है। बाऊ खेत की जोताई कब होता है? भादो महीना में। पनिया बरसेगा तबे ना खेत जोतेगा आदमी। इस बार तो इतना पानी बरस गया कि किसान बेचारा माथा धर के बैठल होगा। इस बार सब धान के मर गया होगा, है कि नहीं। जरा पटावे की सुविधा होगा वो अपना खेती बाड़ी किया होगा, और जो बारिश के भरोसे होगा वो तो बेचारा रह गया इसने साल भर के लिए। सरहुल पूजा के बाद किसान अपन खेते कै बेरा काम करहत। सरहुल पूजा जब हो जाता है तो उसके बाद किसान जो है वो एक बेरा काम करता है, ठीक है। सरहुल पूजा के बाद किसान जो है वो कितना बेरा काम करता है? अपने खेत में एक बेरा काम करता है, क्योंकि उसको ये नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि उसको अपना घरों के काम देखना है, बाज़ारों में जा कर के काम करना है, इसीलिए एक बेरा का काम करता है सरहुल पूजा में। आगे चलते हैं। आषाढ़ महीना है कौन तिथि के मनवे वाला रूसा के का कह कोनो तिथि के मनवे वाला रूसा के का कहते हैं? आषाढ़ महीना के किसी भी तारीख को अगर रूसा मनाते हैं तो उसको हरियरी रूसा कहते हैं। आषाढ़ महीना में जो रूसा मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हरियरी रूसा कहा जाता है। कौन दिन बाद दुयो बेरा खेती करल जाए? अभी तक तो आषाढ़ महीना में क्या हो रहा था? सरहुल पूजा के बाद तो अभी एक ही बेरा हो रहा था, लेकिन अब कितना दिन तक एक बेरा करेगा? और कौन दिन के बाद दुयो बेरा? तो हरियरी रूसा जब हो जाता है, मतलब आषाढ़ महीना के बाद दुयो बेरा खेती करल जाए। आषाढ़ हो जाने के बाद आषाढ़ में जो रूसा मनाया जाता है उसको हरियरी रूसा कहते हैं। और हरियरी रूसा के बाद दुयो बेरा काम खेत में किसान कर सकता है। धान रोपनी घड़ी पहिल बान गाड़े है। धान रोपनी करते समय पहला बान मतलब पहला जो रोपनी का है बीड़ा वो कौन डालता है? तो मुद किसान मतलब जो गांव का जो मुख्य किसान है वो, और पाहन जो है वही पहला जो धान है वो रोपेगा, ठीक है। पाहन के बान गाड़े के बाद दोसर तेसर किसान धान रोपहत एकरा कहल जाहे। पाहन जब बान गाड़ देता है उसके बाद दोसर तीसर किसान जो है वो लोग अपना धान रोपता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बन्नभी कहते हैं। देखिए, ठीक है। पाहन जो है वो धान रोप दिया। पाहन के धान रोपने के बाद दूसरा तीसरा किसान उन लोग भी तो अपना अपना रोपेगा, तो उन लोग जो किसान लोग रोप रहा है तो ये प्रोसेस जो हुआ, ये प्रक्रिया जो हुआ उसको बन्नभी के नाम से जानते हैं। प्रकृति के सब नियम का से चले है? प्रकृति का सारा नियम किस चीज़ से चलता है? तो बोलेंगे प्रकृति के सब नियम संतुलन से चलता है, ठीक है। क्या से चलता है? संतुलन से। तो ये कुछ सरहुल पर्व से रिलेटेड है, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर से एक भी सवाल अब सरहुल से आएगा, ठीक है। एक बार सेट लगा के देखिएगा, कोई और सेट सरहुल से रिलेटेड जो होगा तो उसमें लगा के देखिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। सरहुल पूजा जो होता है कितने पार्ट में होता है? 3 पार्ट में। पहला दिन रूसा होता है, रूसा को बांगुरी भी कहते हैं। दूसरा दिन सरना पूजा होता है, और तीसरा दिन जब पाहन गाँव घूम करके फूल खोसता है तो तीसरा दिन फूल खोसी कहते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए, वीडियो मेरा देखते रहिए। धन्यवाद।